छठवीं के छठवें पाठ का नाम है मेरा अहोभाग्य, जो पृष्ठ क्रमांक 14 में दिया हुआ है। मेरा अहोभाग्य, इस पाठ को चंद्रगुप्त विद्यालंकार इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताए हुए हैं। पहला परिच्छेद। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। पहले परिच्छेद में लेखक ने अपने अनुभव के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि जब उन्हें फरवरी 1936 में शांति निकेतन जाना था तब वो बहुत ही खुश थे, उत्साहित थे, क्योंकि उस कार्यक्रम के अध्यक्ष उनके गुरुदेव रविंद्रनाथ जी थे। दूसरा परिच्छेद। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के संघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर ही मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे परिच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि फिर निश्चित दिन लेखक और बाकी के लोग कोलकाता से रवाना हुए। वहां लगभग 1 दर्जन हिंदू वालों का दल शांति निकेतन के भवन में ठहराया गया। लेखक बताते हैं कि वहां का भवन काफ़ी बड़ा और सुंदर था, जहां पर कमरे के बाहर एक बड़ा सा बरामदा था और वहां पर खड़े होकर वहां से सघन बकुल का वृक्ष भी दिखाई देता था। तीसरा परिच्छेद। दूसरे दिन प्रातः काल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। अगले परिच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि लेखक काफ़ी निराश हो गए जब उन्हें पता चला कि रविंद्रनाथ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो बैठक में नहीं आ पाएंगे। लेकिन तभी उन्हें मालूम हुआ कि डॉक्टर ने उन्हें 15 मिनटों का समय दिया था वार्तालाप करने के लिए। यह सुनकर लेखक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचने लगे कि केवल 15 मिनटों के लिए ही सही वो रविंद्रनाथ जी से मिल तो पाएंगे। अगला परिच्छेद। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। अगले परिच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि मध्याह्न के बाद करीब 4 बजे लेखक और बाकी लोगों की रविंद्रनाथ जी से भेंट हुई। लेखक बता रहे हैं कि रविंद्रनाथ जी को लगा था कि वहां पर केवल 2-4 ही आदमी होंगे, लेकिन जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और फिर कुछ देर बाद उनकी वार्तालाप शुरू हो गई। अगला परिच्छेद। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आध आदमी था। मेरे प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन ही है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरे कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उस कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। इस परिच्छेद में बताया है कि फिर रविंद्रनाथ जी ने अपनी कहानियों के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पहली कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन किया हुआ है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई भी चीज़ पहले बांग्ला भाषा में नहीं थी। वो कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है, इसलिए उनकी कहानियाँ संसार में किसी भी आदमी के मन को भा सकती थी।
अगला परिच्छेद। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। हम सभी जानते हैं कि काबुलीवाला ये लोकप्रिय कहानी है जो सभी भाषाओं में उपलब्ध है और सभी बच्चों को पसंद आती है। इसीलिए लेखक ने रविंद्रनाथ जी से पूछा कि गुरुदेव, काबुलीवाला इस कहानी का विचार आपके मन में कहाँ से आया? अगला परिच्छेद। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। गुरुदेव ने जवाब दिया कि वह एक कल्पना का संसार है। गुरुदेव ने बताया कि एक काबुलीवाला उनके घर आता था जिससे सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। तो रविंद्रनाथ जी ने सोचा कि उसकी भी कोई छोटी लड़की होगी जिसे वह बहुत याद करता होगा, इसलिए उन्होंने इस पर एक कहानी लिखी। अगला परिच्छेद। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। और इसी प्रकार उनका वार्तालाप चलता रहा और कब 15 मिनट से 40 मिनट हो गए ये उन्हें पता भी नहीं चला। और फिर गुरुदेव उठकर जाने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे बातचीत करना पसंद है और मुझे लोगों से बात करने में आनंद आता है। अगला परिच्छेद। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, मुझे तो ये भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। फिर लेखक और उनके मित्र गुरुदेव को धन्यवाद देकर कमरे की ओर वापस आ गए। वे गुरुदेव से वार्तालाप करके बहुत खुश थे और फिर कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि जिस कमरे में उन्हें ठहराया गया था वहाँ पर गुरुदेव स्वयं बहुत दिनों तक रह चुके थे और उन्होंने वहीं बरामदे में बैठकर गीतांजलि का अधिकांश भाग भी लिखा था। यह सुनकर लेखक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर लेखक अपने मन में विचार करने लगे कि यह उनका अहोभाग्य था कि उन्हें उसी कमरे में ठहराया गया जहां गीतांजलि रची गई और उसे नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।